पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, नए भारत की नई पीढ़ी के सामने नए तथ्यों के साथ वीर सावरकर और हमारे इस अभियान में साथ में जुड़े प्रभात प्रकाशन से प्रभात जी, पीयूष जी, अजय जी और मोनिका जी। वीर सावरकर जी ने अपनी जो किताब है 1857 का स्वातंत्र्य समर, उसकी शुरुआत एक कविता से की है। मराठी में उन्होंने लिखी थी, उसका अनुवाद मैंने कुछ इस प्रकार से किया है। खड़ा राष्ट्र रण में उठाकर भुजाए, खड़ा राष्ट्र रण में उठाकर भुजाए, मरे बाप तो बेटे लड़ने है आए, मरे बाप तो बेटे लड़ने है आए। रुधिर लालिमा कालिमा भंगिमाए, रुधिर लालिमा कालिमा भंगिमाए, प्रभु राम फिर भी विजयी बनाए। ये बात 1857 से 1947 तक चले स्वातंत्र संग्राम के लिए जितनी सटीक और सही थी, उतनी ही मंदिर मुक्ति के आंदोलन के लिए भी उतनी ही सटीक है और आने वाले दिनों में भी वो उतनी ही तथ्य पूर्ण रहेगी। वीर सावरकर जी केवल इतिहास के लेखक नहीं थे, उन्होंने इतिहास रचा भी। इतिहास के बारे में उन्होंने कहा था कि कुछ लोग समझते हैं कि कागज के पन्ने फाड़ देंगे तो इतिहास मिटा देंगे, लेकिन कागज के पन्ने फाड़ देने के बावजूद इतिहास अंकित रहता है पत्थरों पर। अगर वे पत्थर चूर चूर कर दिए फिर भी इतिहास मरता नहीं है। इतिहास जीवित रहता है भाषा में, इतिहास जीवित रहता है बोलियों में, मुहावरों में, कहावतों में, कथाओं में, प्रथाओं में, रीति रिवाजों में इतिहास जीवित रहता है। उन्होंने आगे कहा, जहां मूर्ति भंजकों के हाथ पहुंच ना पाए, ऐसे ऊंचे स्तूपों के शिखरों पर इतिहास विराजमान रहता है और मोहनजोदड़ो जैसे पाताल की गहराइयों में उसके इतिहास के ग्रंथागार हजारों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। यह युग जो है वो इतिहास के पुनर्लेखन का केवल युग नहीं है, ये इतिहास के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान का युग है। और इसी युग को माहुरकर जी सावरकर युग का उदय कहते हैं। और इसी युग का स्वागत करने के लिए आप सभी यहां पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर जी वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं और अपनी लेखनी से समाज का प्रबोधन कर रहे हैं। आपके अनेक पुस्तकें पहले भी प्रकाशित होकर चर्चित हो चुकी हैं। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक, उसकी भूमिका परम पूज्य सरसंघचालक माननीय मोहन राव भागवत जी ने लिखी है और उसका लोकार्पण दिल्ली में कुछ माह पूर्व उन्होंने किया था। उदय माहुरकर जी ने सावरकर जी के राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण पर एक नई अंतर्दृष्टि व्यक्त की है और यह रेखांकित किया है कि सावरकर जी की नीतियों पर अमल करते तो शायद भारत का विभाजन न होता। मैं लेखित वक्तव्य के लिए उदय माहुरकर जी को आमंत्रित करता हूं। आइए उदय। हो गया भाई। सावरकर जी मेरे अमर रहे, अमर रहे। इस देश के अति 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 यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पदमाननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं परम पूज्य करके भी संबोधित करता हूं, कभी महाराज जी कह के, क्योंकि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। ऐसी पीठ जिसने राष्ट्रवाद के लिए बलिदान दिया हुआ है। राष्ट्रवाद को एक खराब परिस्थिति के अंदर जब
एक देश में बनी हुई थी परिस्थिति, आज से आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा रोल इस पीठ ने प्ले किया है और एक बहुत बड़ी बात है। मेरे सह लेखक चिरायु पंडित, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस पुस्तक के अंदर। बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, कभी अपनी कोई डिमांड रखते नहीं है, लेकिन अपार शक्ति है इनमें। वो सावरकर को समझने की शक्ति इनकी ही सेकंड टू नन, इंग्लिश में मैं यही कहूंगा। अजय दत्त शर्मा जी, मेरी मुलाकात इनसे कल ही हुई। जब मुझे कहा गया कि इनके प्रभु जी पिताजी ने सावरकर जी के साथ भी काम किया था, तो मुझे उनसे मिलकर बहुत आनंद की भावना हुई, गर्व की भावना हुई। मैं उनका स्वागत करता हूं। मोनिका अरोरा जी, राष्ट्रगाथा नाम की एक संस्था है जिसने मेरी जो इंग्लिश पुस्तक आई थी सावरकर जी पे, उसके कई कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे पूरे देश में। बहुत बड़ा योगदान है उनका इस पुस्तक को आगे ले जाने में, मैं उनका स्वागत करता हूं। और प्रभात जी का प्रभात जी और पीओ जी से मेरा जो संबंध है वो करीबन 7 साल पुराना है और हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे आते हैं। देखिए, लेखक के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या थी अभी तक, मतलब अच्छे पब्लिशर थे लेकिन वो वामपंथियों के उसमें रहते थे बिल्कुल, तो सही बात छापने के लिए बहुत कम लोग मिलते थे। ऐसे समय में प्रभात प्रकाशन ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं बोलता हूं देश के अंदर राष्ट्रवाद को उजागर रखने का काम किया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इतिहास और वक्त का एक तकाजा होता है। मेरे लिए आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, अति महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मेरे हिंदी संस्करण का विमोचन माननीय योगी जी कर रहे हैं, जिनके दादा महंत दिग्विजयनाथ जी सावरकर जी के अनुयायी थे और जिस कारण सावरकर जी ने हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने का निर्णय लिया। महंत जी कांग्रेस में थे, लेकिन जो मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर चला 1916 से 1936 के बीच में, उससे देश के अंदर कई लोग उससे एक तरीके से आहत की भावना महसूस करने लगे। उसमें से एक थे महंत जी, और उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी, यही एरिया, इसके हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में वो थे। और ये बहुत बड़ी घटना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक परंपरा जिसने राष्ट्रवाद को एक तरीके से राष्ट्रवाद के लिए बलिदान दिया है, राष्ट्रवाद को उजागर रखा है खराब से खराब समय में, उस परंपरा के एक आज के अनुयायी मेरी पुस्तक का विमोचन करेंगे। देखिए, इस पुस्तक, देखिए सावरकर जी का नाम आता है तो सावरकर जी का बलिदान एक क्रांतिकारी के रूप में, तुमने छुट्टी दे दी आज, अंडमान उनकी जो यात्रा थी, जो यातनाएं उन्होंने भोगी, ये सब चीजें आती रहती हैं, हमेशा आई हैं हमारे सामने। लेकिन आज के जो सावरकर, उनका महत्व है, एक अलग महत्व है, वो है सावरकर विचारक का। सावरकर ने क्या प्रयास किए भारत के विभाजन को रोकने के लिए, और सावरकर की राष्ट्रीय सुरक्षा से दूर रख के कांग्रेस और देश ने अपना कितना नुकसान किया है, उसका ब्यौरा इस पुस्तक में आपको मिलेगा। हमने कहा है कि सावरकर की दृष्टि पे हम अगर चले होते, उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की दृष्टि थी, तो आज हम महासत्ता होते। और इसलिए हमने कहा है कि अगर महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो वीर सावरकर को हमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। कई लोग कंपैरिजन करते हैं सावरकर जी की गांधी जी की। देखिए, गांधी जी का भी एक बड़ा योगदान था, लेकिन संपूर्ण अहिंसा का जो सिद्धांत था, उससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और उनका जो हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल था, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू की कीमत पे,
हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट, उससे भी भारत को बहुत नुकसान हुआ है। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की बात है, उनका जो एक सामाजिक सुधार का मॉडल था, उसका भी एक अलग महत्व है। उनकी ट्रस्टीशिप का उनका मॉडल है, आज के जो CSR का मॉडल है वो ट्रस्टीशिप पे आधारित है। तो उनका योगदान को हम स्वीकारते हैं, लेकिन समय आ गया है कि हम हमारे महापुरुष वो सावरकर हों, वो गांधी हों, उन पे चर्चा करके उनमें से जो अच्छी चीजें निकालें और जो जिन चीजों से नुकसान है उसको हम छोड़ दें। बिकॉज ये प्रक्रिया जिसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये शुरू होना चाहिए। देखिए, वीर सावरकर का अगर आप उनका एक विचारक के रूप में मूल्यांकन करेंगे, तो अगर आप एक मुक्त विचार रखते हैं, ओपन माइंड है आपका, तो आपको उनको हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकारने में 1 मिनट नहीं लगेगी, अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली तो। और आपके मन में भ्रांतियां नहीं है जो बहु इस्लामवादी, वामपंथी, कांग्रेस के लोग जिन्होंने डाली हुई है आम प्रजा के मन के अंदर। देखिए, सावरकर 1936 के अंदर 37 के अंदर भारत की राजकीय पटल पे आए। जब तक वो 14 साल तो वो कठोर सजा उन्हें भोगी, और अपने आखिरी 13 साल वो नजर कैद में थे रत्नागिरी में, जहां उन पे ऑर्डर था कि वो कोई राजकीय प्रवृत्ति नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार का काम करेंगे, जो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। वो काम मतलब इतना बड़ा है कि उस पर अपन एक अलग व्याख्यान रख सकते हैं। जब सावरकर आए उस टाइम पे देश में परिस्थिति क्या थी? 3 चीजें हो चुकी थी। एक, सर मोहम्मद इकबाल, जिसको कई भारतीय आज भी उनकी नज़में गाते हैं। मुझे बड़ा खेद होता है कि जो व्यक्ति ने पाकिस्तान की परिकल्पना की पहली बार, उसका इतिहास जाने भी कर हमारी कवि उनकी कविताएं गाते रहते हैं, मतलब ये भारत में ही ये पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। सब जब उन्हें सारे जहां से अच्छा लिखा, उस टाइम पे वो राष्ट्रवादी थे, उसके कुछ सालों में वो कट्टरवादी बन गए थे। और 1930 का जो मुस्लिम लीग का सेशन था प्रयागराज का, वहां उन्होंने पहली बार कहा था कि आज के पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और सिंध में भविष्य में मुसलमानों की एक अलग देश को मैं देख रहा हूं। 1932 में रहमत अली चौधरी नाम का एक मुसलमान ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, वो भी ऐसे ही कट्टरवादी था। उसने ऑक्सफोर्ड में एक पेपर लिखा, उसने नाउ और नेवर, समय आ गया है भारत के मुसलमानों के लिए अलग देश मांगने का। और उसने वर्ड जो कॉइन किया वो किया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो शब्द, जो नाम है, इसका कॉइनिंग रहमत अली चौधरी ने किया था 1932 में, और जिन्ना ने उसको आकार दिया। 1936 के अंदर सिंध नाम, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, उस टाइम पे वो 1936 में मुंबई प्रांत का भाग था, उसको ब्रिटिशरों ने अलग किया, वो अलग प्रांत बनाया। सावरकर ने कहा, सावरकर एकमात्र नेता थे, देश याद रखे इस बात को, जिन्होंने कहा कि ये सिंध प्रांत को अलग करना ये एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। जब वो आए 1937 में, तो सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी जैसे कांग्रेस नेताओं ने उनको न्योता दिया कि सावरकर जी आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। उस टाइम पे सावरकर ने क्या कहा जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हम अराष्ट्रवादी ताकतों को के सामने जीत हासिल करना चाहते हैं तो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है, और भारतवर्ष में हिंदुओं को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना कि देश के साथ धोखाधड़ी है। और उस टाइम पे एक स्टेटमेंट इन्होंने इशू किया, उन्होंने कहा मैं सही राष्ट्रवादियों के आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ राष्ट्रवाद के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। और उस टाइम पे मुसलमानों को उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों, अगर आप
हमारे आजादी के आंदोलन में अगर जुड़ना चाहते हो आपका स्वागत है, हम मिलकर लड़ेंगे। अगर आप जुड़ना नहीं चाहते हो फिर भी हिंदू इसको लड़ेंगे, और अगर आप इसका विरोध करते हो तो भी हम इसको लड़ेंगे। ये इसको इसके लिए कहना पड़ा कि उस टाइम पे मुसलमान, जो आज की डिमांड है मुसलमान कुछ नेताओं की, वही डिमांड उस टाइम पे थी कि मैं मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा में रखना हो तो उनको ये देना पड़ेगा। सावरकर ये कहते थे कि जहां तक पैट्रियोटिज्म का सवाल है, राष्ट्रभक्ति का सवाल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ठीक है, तो सावरकर जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, हिंदू महासभा ज्वाइन की, और बाद में आप देखिए कि सावरकर जी की यात्रा है 1937 से लेकर 47 तक, उन्होंने अनेक बार देश और कांग्रेस को अनेक बार उन्होंने वार्निंग दी कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे भारत का विभाजन होगा, और हुआ। ये उनका एक भाग है। दूसरा भाग है वो है उनकी जो भविष्यवाणियां। वीर सावरकर ने हमारे पे जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आपत्तियां आई गए 70 साल में, उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी उन्होंने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। आसाम में जब 1941 में देखा उन्होंने कि बहुत बड़ी संख्या में इस बंगाल के जो घुसपैठी आके वहां बस रहे हैं, तो उन्होंने वार्निंग दी। और वो भारत के अंदर आसाम के बाहर के पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि जो घुसपैठी आ रहे हैं ये आसाम की संस्कृति और हमारी उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम नेहरू जी ने कहा नेचर एबहॉर्स वैक्यूम, कि जहां खाली जगह होगी वहां लोग आके रहेंगे, हम कैसे रोक सकते हैं। सावरकर जी ने कहा पंडित नेहरू को जो ज्ञान है पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबहॉर्स पॉइजनस गैस। उनका कहने की शैली बड़ी कठोर थी उनकी, लेकिन बात सही थी। उस टाइम पे इन घुसपैठियों की संख्या वहां पे 10% थी। घुसपैठी की जब बात कर रहा हूं मैं आसाम के ओरिजिनल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। हैदराबाद में ओरिजिनल मुसलमान भी हैं, वो काफी ठीक ठाक है। तो आज जो जिनकी 10% संख्या थी उनकी आज संख्या हो गई है 35%। तो वीर सावरकर, चाइना के बारे में आप देखिए 1948 के अंदर आज के चाइना का गठन हुआ। 1952 में जब सावरकर जी ने देखा कि चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे निकल चुका है, तो उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आप क्या कर रहे हो। हम 1948 के अंदर चाइना का गठन हुआ, हम चाइना से बहुत ज्यादा ताकतवर थे सैनिकी रूप से, चाइना हमसे आगे निकल गया है, कुछ करना चाहिए आपको। उस टाइम पे उन्हें भारत को अणुशक्ति बनने की सलाह दी थी, लेकिन सलाह स्वीकारी नहीं। 1954 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, ये कहते हुए कि 5 मंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर इसका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से रह पाए। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि तिब्बत को हड़पने के बाद चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। ये चाइना की जमीन हड़पने की भूख है, उसको बढ़ावा देगा, ये पॉलिसी को बढ़ावा देगी। और मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद चाइना भारत पे ही आक्रमण करके भारत की जमीन हथिया ले। ये बात 8 साल के बाद 1962 में सही पड़ी। उस टाइम पे एक और चीज कही उन्होंने कहा कि नेहरू को कहा उन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू आपका जो पंचशील है वो जो माला करते हैं उसके मणके हैं, मतलब बीड्स ऑफ द रोजरी, इंग्लिश में स्टेटमेंट था उनका, है ना। वो है मशीन गन, वो है सबमरीन। उस टाइम पे उन्होंने 2 चीजें कही। उन्होंने कहा कि एक देश जिससे सभी रूप में ताकतवर हो, लेकिन सैनिक की शक्ति जो है इट इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशन अल्टीमेट ग्रेटनेस। और इसका सबसे बड़ा दाखला है वो तालिबान का है। तालिबान ने अफगानिस्तान को, अमेरिका को उठा के बाहर फेंक दिया, उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से। लेकिन वही तालिबान चाइना जो अत्याचार कर रहा है उइगुर मुसलमानों पे, बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल उस पार, उसकी हिम्मत नहीं है। जो तालिबान ये कहता है कि हम पूरे
दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हम इस्लाम के रक्षक हैं, उसकी चाइना को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। उसको मालूम है कि चाइना बगल में है, चाइना हमें मसल डालेगा। तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि सैनिक की शक्ति जो है वो इट इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशंस ग्रेटनेस। एक दूसरा उन्होंने कहा था कि विश्व पटल पे कोई दो देश हमेशा के लिए दुश्मन और हमेशा के लिए दोस्त नहीं हो सकते। उनके जो संबंध है वो उनकी आवश्यकताएं डिसाइड करेंगे। और इसी आधार पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1940 में कहा कि सुभाष बाबू, आप कहां ये छोटे मोटे आंदोलन करके जेल में जा रहे हो, आपको तो देश छोड़ देना चाहिए और हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। तो चाइना और जापान की मदद लेनी चाहिए हमें ब्रिटिशरों को उखाड़ फेंकने के लिए, जो उन्होंने किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का ये जो निर्णय था, ये निर्णय उनको तीन लोगों ने उनको ये सलाह दी थी। उसमें एक सावरकर थे, एक थे रश बिहारी बोस। उस टाइम पर रश बिहारी बोस जो जापान हिंदू महासभा थी उसके अध्यक्ष थे। एक तरीके सावरकर की भाषा वो बोल रहे थे। अब इससे क्या नुकसान हुआ है, एक 5 मिनट और लूंगा, इससे क्या नुकसान हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो एक सेल्फ पैसिफिस्ट जो हमारी एक जो पॉलिसी रही, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। 1965 के युद्ध के अंदर हम लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे। हमने विश्व के बड़े बड़े देशों के प्रेशर में आके हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया और ताशकंद के अंदर जो जीता था वो भी वापस कर दिया। सावरकर ने कहा था 1947 में उन्होंने कहा था कि हम महदंश देश को फ्रीडम दिलाने में सफल हुए हैं, एक हिस्सा हमसे छूट गया है। वी शुड ट्रीट पाकिस्तान एज रिबेल प्रोविंस, और पहले मौके पे हमको उसको मर्ज कर लेना चाहिए। वो मौका हमारा 65 में आया और हमने उसको गंवा दिया। 1941 में हमें ऐसा लगा कि श्रीमती गांधी के रूप में एक सावरकर टाइप की विजन वाली लेडी हमारे सामने आई है, लेकिन जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर हमारी ये पूरी जो आशाएं थी वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे कैप्टिव होने के बावजूद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं ले पाए। और तो और हमने जो 3 तालुका जीते थे, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जयपुर के महाराजा, उनको महावीर चक्र इसके लिए मिला था कि उन्होंने सिंध के 3 तालुका जीते थे। वो 3 तालुका हमने वापस कर दिए। और उसके बाद में परिस्थिति ये हो गई कि वहां के जो हिंदू भाई थे उन्होंने मदद की थी हमें। उनको लगा कि अब ये वापस दे दिया तो अब हमारी परिस्थिति खराब। 1 लाख लोगों का स्थलांतर हुआ है। 1 लाख पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ए रिजल्ट ऑफ, मतलब हमको तो नुकसान ही हुआ उसमें। तो ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा 2 चीज और रखना चाहूंगा संक्षेप में। सावरकर का हिंदुत्व क्या है, मैं उसका एक हिंदी सोच रहा था कि इसको क्या कहना चाहिए हमें। अनअलाउड नेशनलिज्म इंग्लिश में एक वर्ड है, अनअलाउड नेशनलिज्म, कोई भी कंडीशन बिगड़ का नेशनलिज्म। तो मेरी धर्मपत्नी बैठी है, मैं उनसे बोल रहा कि इसका क्या अपन करें, तो उन्होंने एक उर्दू शब्द यूज किया, उन्होंने कहा बिन शर्ती राष्ट्रवाद। तो मुझे बड़ा ठीक लगा, हालांकि एक उर्दू शब्द है उसके अंदर, लेकिन बिन शर्ती, तो यह है बिन शर्ती राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है लेकिन बिन शर्ती राष्ट्रवाद है। इसमें कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी है, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उसके लिए पूरी जगह है। लेकिन सावरकर के आइडियोलॉजी एक राडार है। उस राडार के अंदर कोई व्यक्ति अगर बाहर से बोलता है मैं राष्ट्रवादी हूं, अंदर से राष्ट्रवादी है, तो उसको राडार पकड़ लेगा, उससे बच नहीं सकता। वो सामने जो सही में राष्ट्रवादी है उनके लिए भी उसमें जगह है। मैं मानता हूं कि भारत की प्रजा इस पर अगर चलती है तो एक बहुत बड़े हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। दूसरा, उनका जो नेशन फर्स्ट है वो भी बहुत ऊंचे प्रकार का है। देखिए, नेहरू जी ने उनको जेल में डाल दिया था गांधी हत्या के अंदर, बिल्कुल गलत, मतलब अंबेडकर जी ने भी उनको मदद की है उसके अंदर, उनको बाहर लाने में, काफी इसका प्रूफ अवेलेबल है। मतलब एक तरीके से सावरकर जी का करियर खलास कर दिया नेहरू जी ने।
फिर भी मैं जब पुस्तक लिखने के टाइम में और चिरायू जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि नेहरू जी ने अगर 2 स्टेप अच्छे लिए तो सावरकर जी ने स्टेटमेंट इशू किया, नेहरू जी ये स्टेप आपका अच्छा है, इसको बिन शर्ती राष्ट्रवाद। तो जो उनका जो नेशन फर्स्ट है वो अगर देश अपनाता है तो ये जो एक इम्यूनिटी सिस्टम को एक बड़ा धक्का लगा है, जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कई जगह पे खलास हो गया है, संपूर्ण अहिंसा और ये सब स्लोगन के नाम पे, उसको हम फिर से हमारी बॉडी में फिर से उसको ला सकते हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि जो इंजेक्शन आपको वामपंथियों ने कुछ और लोगों ने जो दिया हुआ है वो इंजेक्शन की असर बाहर निकालने हो तो उसको बाहर निकालने का जो कीमिया है वो है वीर सावरकर का राष्ट्रवाद। वो आपके अंदर से, और इसकी असर कितनी खराब है, मेरे मन में ये बात बहुत बहुत दिनों से चल रही है और इसका मैं समाधान ढूंढ रहा हूं। मैं अकेला ढूंढ नहीं पा रहा हूं, जो प्रयत्न कर रहा हूं मैं। आप देखिए कि किस तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो चुका है। आप फेसबुक देखते होंगे, मेरे ख्याल से हम लोग फेसबुक के अंदर इतने व्यभिचार वाले फिल्म आती हैं कि आप उसको देख नहीं सकते। ससुर बहू, देवर भाभी, जेठ भाभी, नौकर मालकिन, इस टाइप की फिल्म आती है। आज उसको आप वो करोगे लगा कि भाई नहीं देखना है मुझे, तो वो 2-3 घंटे का फिर से शुरू हो जाएगा। तो फेसबुक का सीईओ अभी तक जेल में क्यों नहीं गया? उसको सिर्फ जेल में जाना चाहिए। और इस टाइप का व्यभिचार तो मैं मानता हूं कि अगर इतना ओपन, वो तो कैसे अमेरिका भी नहीं चलाएगा। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक तरीके से उसको बड़ा धक्का पहुंचा हुआ है। हमें उसको हासिल करना पड़ेगा और उसका हासिल करने का जो वापस हासिल करने का तरीका है वो वीर सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, जो उनका नेशन फर्स्ट है, उसको अगर हम अपनाते हैं तो उसको हम आराम से उसको फिर से प्रस्तावित करते हैं। पर ये प्रक्रिया जल्दी करनी पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम जा चुका है, हमारा जो युवा वर्ग है। अच्छा, दूसरा कि इस टाइप का जो पूरा व्यभिचार वाला आ रहा है, तो मेरा एक प्रश्न है कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। अगर व्यभिचार हमारी युवा पीढ़ी में घुस जाता है तो विश्वगुरु कैसे बनाएंगे, कैसे बनेंगे? लोग जवाब दें मुझे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। और लास्ट बात मैं रखूंगा कि उनका हिंदुत्व क्या था, लखनऊ से जुड़ा हुआ है। देखिए 1939 के अंदर लखनऊ के कुछ शिया मुसलमान थे, उन्होंने एक अधिवेशन बुलाया मुसलमानों का और एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। सावरकर जी ने इसको पढ़ा, सावरकर ने सीधा एक स्टेटमेंट इशू किया पेपरों के अंदर और एक लेटर उनको भी भेजा, उनका जो भी अध्यक्ष था उसको उन्होंने कहा कि मैं आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, ऐसे प्रस्ताव अगर आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है, पॉसिबल है। उस प्रस्ताव का दूसरा भाग था, वो था उन्होंने ये कहा था कि जो मुसलमान विरोध करते हैं, हिंदू के जुलूस जो मस्जिद के पास से निकलते हैं उसका विरोध मुसलमान नहीं करेंगे, हम मुसलमानों से अनुरोध करेंगे। सावरकर जी ने कहा इसका भी मैं स्वागत करता हूं और आपको मैं भागीदारी देता हूं, आपको मैं अश्योर करता हूं कि मैं हिंदू भाई को समझाऊंगा कि जानबूझ के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, जानबूझ के अपने जो प्रोसेशंस हैं, जो जुलूस हैं, वो मस्जिद के पास से न निकालें। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा ऑनेस्टी, इससे ज्यादा अनअलॉयड नेशनलिज्म का कोई दाखला हो नहीं सकता। तो दूसरा, मैंने आपसे इसका जो लास्ट पेज पढ़ना बहुत जरूरी है। एक लेखक थे, क्या नाम था उनका? हाँ, जदा जोगलेकर ने अपनी जब सावरकर जी का स्वर्गवासवाद उन्होंने लिखा, उनकी क्या था, सावरकर प्रॉफिट थे, उन्होंने लिखा कि ये बहुत बड़े प्रॉफिट थे, और लास्ट में लिखा अ प्रॉफिट डाइड इन वाइल्डरनेस। हमने उसका जवाब दिया इस किताब में। हमने ये कहा है कि सत्य को दबाया जा सकता है, उसको उजागर होने से कोई नहीं रोक सकता। समय का एक रहता है,
उसमें दाखला दिया हमने भगवान बुद्ध का, कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद भगवान बुद्ध को 200 साल तक कोई नहीं जानता था। सम्राट अशोक आए, उन्हें बहुत सिद्धांतों का अंगीकार किया, उसके प्रचार पर अपने बेटे और बेटी को लगाया, और आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथे सबसे बड़ा धर्म है। इसी तरह हमने कहा है कि सावरकर युग का आरंभ हो चुका है। 370 हटाना ये सावरकर युग का आरंभ है। राम मंदिर के द्वार खुलना ये सावरकर युग का आरंभ है। माननीय महाराज जी का फिर से री इलेक्ट होकर आना ये सावरकर युग का आरंभ है। तो मैं मानता हूं कि जो भविष्य है वो भविष्य हमारा उज्जवल है, लेकिन हमें सावरकर जी को राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनाना पड़ेगा, दूसरी चीजों में नहीं। दूसरी चीज में गांधी, दूसरे बड़े विचारों को, उनको सबको हम अपना सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है सावरकर। उन्हें अपने अपनाने, उनको अगर अपनाते हैं तो हमारे इतिहास की जो इश्यूज हैं, इतिहास में जो डिस्टॉर्शन हुआ है वामपंथियों द्वारा, ये सभी इश्यूज एक ही चीज को अपनाने से सबका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। लास्ट में ये वामपंथी, ये बहु इस्लामवादी, ये जो नई कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, ये सावरकर जी का विरोध क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि वीर सावरकर जो हैं हमारी एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। उनको ये डर है कि वीर सावरकर की आइडियोलॉजी, उनके विचार अगर भावी पीढ़ी में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी।